हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज ये हमारी गेम चेंजर सीरीज में पाइथन की यूनिट 2 का वन शॉट लेक्चर होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले हम 7 मार्क्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारे लास्ट 5 इयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी ये क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएं। So let's start our one shot video with 7 marks questions. So our first question is explain tuples and unpacking sequences in Python data structure. Tuple क्या होता है और unpacking sequences क्या होती है, ये हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। What is tuple in Python? A tuple is a ordered immutable collection of elements. जो tuple है वो एक fixed order इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। इसका मतलब है कि जो टपल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, एक बार जिस ऑर्डर में हमने उसे डिफाइन कर दिया वो उसी ऑर्डर में रहेगा जब हम उसे प्रिंट कराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने ऑर्डर कुछ और दिया था डिफाइनिंग टाइम पे और जब वो प्रिंट हो रहा है तो वो किसी और ऑर्डर में हो रहा है, तो उसका ऑर्डर सेम रहेगा। इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट से क्या मतलब है? इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार अगर हमने क्रिएट कर दिया टपल तो हम उसकी वैल्यू को फिर चेंज नहीं कर सकते। सिंटैक्स, जो टपल है उसको हमेशा हम पैरेंथेसिस में ही लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं माई टपल इक्वल टू पैरेंथेसिस देन 10, 20, पाइथन 3.14। इसमें बहुत सारे तरह के डेटा टाइप्स को हम स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल ऑर्डर्ड, जो टपल के एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में ही रहेंगे। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब हम उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते क्रिएट करने के बाद। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, टपल में हम डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स, एक टपल बहुत सारे डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा कि इसमें हमारा इंट डेटा टाइप भी था, स्ट्रिंग डेटा टाइप भी था, देन हमारा फ्लोट डेटा टाइप भी था। नाउ लेट्स डिस्कस टपल ऑपरेशंस। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं टपल में उसके इंडेक्स वैल्यू को यूज करके, जैसे कि हम लिस्ट में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर प्रिंट कराया, ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही हम देख रहे हैं, उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने माई टपल के 0 इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे कौन है? 10, तो हमारा आउटपुट मिला 10। देन हमने यहाँ पर प्रिंट कराया, हमने स्लाइसिंग ऑपरेशन का यूज करा। स्लाइसिंग में क्या होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर पार्ट अगर हमें प्रिंट कराना है तो वो हम करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने वैल्यू दी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन 3, तो 1 पे कौन सी वैल्यू है स्टोर्ड? 20, तो वो प्रिंट हो जाएगी। देन 2 पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? पाइथन, वो प्रिंट हो जाएगी। एंड वाला इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, तो स्टार्टिंग वाला तो इंक्लूड होगी वैल्यू लेकिन एंड वाली इंक्लूड नहीं होगी। तो 1 से 3 है तो इसका मतलब 1 और 2 वाली वैल्यू प्रिंट होंगी। नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉन्केटिनेशन एंड रिपीटिशन। टपल्स कैन बी कंबाइंड और रिपीटेड, हम 2 टपल को कंबाइन भी कर सकते हैं और एक टपल की वैल्यू को हम रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे देखा, हमने 2 टपल लिए यहाँ पे T1 एंड T2। T1 की वैल्यू है 1, 2 एंड T2 की वैल्यू है 3, 4। अब हमने इन दोनों को कंबाइन करा, प्लस मतलब कॉन्केटिनेशन, यहाँ पर जो प्लस है वो कॉन्केटिनेट कर रहा है, यानी कि T1 और T2 को कंबाइन कर रहा है। तो जब हमने यहाँ पर लिखा कि प्रिंट T1 प्लस T2, तो ये इन दोनों की वैल्यूज जो है वो कंबाइन हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, ये हमें एज अ आउटपुट मिला। अब हमने जो T1 की वैल्यू है वो हमने 3 टाइम्स रिपीट करनी है, तो हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट T1 देन स्टार यानी कि मल्टीप्लाई 3, तो यानी कि जो T1 की वैल्यू है 1, 2 वो 3 टाइम्स रिपीट होगी, तो 1, 2, 1, 2 एंड 1, 2, तो ये हमें एज अ आउटपुट मिला। नाउ टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना इन अ सिंगल टपल। जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर एग्जांपल में देखा था, माई टपल में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर T1 में भी हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं एंड T2 में भी, तो ये होता है पैकिंग, टपल पैकिंग। नाउ let's discuss unpacking sequence in Python. Unpacking means extracting values from a tuple and assigning them to variables. Unpacking का मतलब होता है एक टपल में से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना यानी कि निकालना और उसे डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने यहाँ पर एक माई टपल लिया,
उसको हमने वैल्यूज उसमें असाइन करी 100, 200, 300। अब ये जो माई टपल है इसको हमने 3 वेरिएबल्स को असाइन करा, a, b, c इक्वल टू माई टपल, यानी कि इन तीनों को हमने असाइन करा। तो इसकी जो वैल्यूज है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो a को असाइन होगी, जो सेकंड वैल्यू है वो b को, और जो थर्ड वैल्यू है वो c को। तो जब हमने प्रिंट कराया a, b, c, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 100, 200, 300। नाउ अनपैकिंग इन फंक्शन रिटर्न्स। हमने एक गेट कोऑर्डिनेट नाम का एक फंक्शन बनाया। जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो हमने इसकी क्या फंक्शनैलिटी दी कि क्या होगा, हमें रिटर्न होगा एक टपल 10, 20। अब इस फंक्शन को हमने असाइन करा 2 वेरिएबल को, x, y को। तो यानी कि इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो x को असाइन होगी और जो सेकंड वैल्यू है वो y को। तो जब हमने प्रिंट कराया x, y, तो हमें आउटपुट मिला 10, 20। एक्सटेंडेड अनपैकिंग स्टार ऑपरेटर। स्टार ऑपरेटर की हेल्प से हम अनपैकिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि स्टार ऑपरेटर हम जिस भी वेरिएबल के साथ यूज करेंगे उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज को, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं इन अ लिस्ट। उसकी हेल्प से उस वेरिएबल में हम एज अ लिस्ट मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक टपल बनाया नंबर्स नाम का, उसमें हमने वैल्यू दी 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने 3 वेरिएबल को असाइन करा नंबर्स a, स्टार b, c। अब a को तो फर्स्ट वैल्यू होगी असाइन और c को लास्ट वैल्यू असाइन होगी। अब जो मिडल 3 वैल्यूज हैं वो b को असाइन होंगी एज अ लिस्ट। तो आप देख भी सकते हो जब हमने प्रिंट कराया इनको अलग अलग तो हमें ये आउटपुट मिला। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट। म्यूटेबल मतलब हम उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद। लिस्ट में हम कर सकते हैं, टपल में हम नहीं कर सकते। सिंटेक्स, टपल को हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं और लिस्ट को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। परफॉर्मेंस, टपल फास्ट होता है और लिस्ट स्लो होती है। यूज केस, हम टपल को यूज करते हैं फिक्स्ड डेटा के केस में और लिस्ट को हम यूज करते हैं चेंजिंग डेटा के केस में। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टपल? फास्टर देन लिस्ट, जो टपल है वो लिस्ट से फास्ट होता है बिकॉज दे डोंट चेंज वैल्यू। मेमोरी एफिशिएंट, जो टपल है वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि वो मेमोरी एफिशिएंट है। कैन बी यूज्ड एज डिक्शनरी कीज, जो टपल है वो डिक्शनरी की के तौर पे भी हम उसे यूज कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स इन फंक्शन रिटर्न्स, मल्टीपल वैल्यूज एट वंस, वो फंक्शन रिटर्न में भी हेल्प करता है। नाउ रियल लाइफ यूज केसेस ऑफ टपल। हम रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं टपल को? डेटाबेस रिकॉर्ड में। जो भी डेटाबेस में हर एक रो है उसे हर एक रो को हम एज अ टपल ही स्टोर करते हैं। कोऑर्डिनेट्स, एक्स, वाई, जेड पोजीशन जो होती है गेम्स में, मैप्स में, रोबोटिक में, वहां पर टपल का यूज होता है। फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो सेटिंग्स में फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि चेंज नहीं करते हैं हम जिसको, उसमें हम टपल का ही यूज कर रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग लूप विथ फ्लो डायग्राम, सिंटेक्स एंड सुइटेबल एग्जाम्पल। For loop and while loop. For loop in Python is used to repeat a task for each item in a sequence, string, tuple or list. जो for loop है उसको हम किसी भी टास्क को रिपीट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी सीक्वेंस है, जैसे कोई स्ट्रिंग है या कोई टपल है, उसमें हर एक आइटम के लिए हमें कोई पर्टिकुलर टास्क को रिपीट करना है, हर एक आइटम के लिए हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स है फॉर, देन वेरिएबल नेम, इन, देन सीक्वेंस नेम। उसके बाद हम कोड लिखते हैं उसका जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है। इसको हम समझते हैं इसके फ्लो चार्ट से। हमने स्टार्ट करा अपना फॉर लूप, उसके बाद हम चेक करते हैं कंडीशन। हमारी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर से हम चेक करेंगे कंडीशन। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा कह सकते हैं कि हम चेक करेंगे क्या हम लास्ट आइटम तक पहुंच गए हैं सीक्वेंस में, क्या ये जो आइटम है पर्टिकुलर जिसके लिए हम कंडीशन चेक कर रहे हैं वो हमारा लास्ट आइटम है। अगर ऐसा है तो हमारा जो लूप है वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, और ऐसा नहीं है तो फिर हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर से हम कंडीशन अपनी चेक करेंगे नेक्स्ट आइटम के लिए। इसके प्रोग्राम को समझते हैं। एज एन एग्जाम्पल, सिंपल फॉर लूप टू प्रिंट ईच करेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं सेपरेटली। तो हमने एक स्ट्रिंग ली माई स्ट्रिंग नाम से, उसमें हमने वैल्यू दी हेलो। अब हमने फॉर लूप लगाया फॉर, देन वेरिएबल का नेम क्या है? करेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक करेक्टर को प्रिंट करा रहे हैं। इन माई स्ट्रिंग, सीक्वेंस का नेम है माई स्ट्रिंग।
अब हम प्रिंट करा रहे हैं कैरेक्टर को, तो हमें आउटपुट मिला HELLO, हर एक कैरेक्टर हमें सेपरेटली मिला। तो ये होता है हमारा फॉर लूप। नाउ while loop, it is a statement in Python programming which is used to execute instructions repeatedly if the condition is true. इसको हम यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए जब तक कि जो कंडीशन है वो ट्रू है। ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता रहता है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कि जो कंडीशन है वो ट्रू है। अपडेट द कंडीशन विद इन द लूप टू इवेंचुअली मेक द कंडीशन फॉल्स। हम हर एक लूप के बाद जो है कंडीशन को अपडेट करते रहते हैं ताकि एट लास्ट वो फॉल्स हो जाए और हम लूप में से बाहर आ जाएं। रिपीट अ सेट ऑफ statements a finite number of times, but if you forget to update the condition inside the loop, you might end up with an infinite loop which runs until the memory is full. हम किसी भी set of statement को finite number of times repeat करते हैं while loop में, लेकिन अगर हम कंडीशन को अपडेट करना भूल जाएं तो हम एक इनफाइनाइट लूप में फंस के रह जाते हैं और उसमें ही हम चलते रहते हैं। उसकी वजह से हमारे बहुत सारी मेमोरी स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाती है। इसका सिंटेक्स क्या है? व्हाइल एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। इसका फ्लो चार्ट हम समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना व्हाइल लूप, देन हम चेक करते हैं व्हाइल कंडीशन को। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और दोबारा चेक करेंगे कंडीशन। हम कोड को एग्जीक्यूट करते रहेंगे और कंडीशन को अपडेट करते रहेंगे हर एक एग्जीक्यूशन के बाद। ये हम कब तक करेंगे? जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे इस लूप से। एक प्रोग्राम समझते हैं एज एन एग्जांपल। हमने एक वेरिएबल लिया काउंट, हमने इसको 0 वैल्यू असाइन करी इनिशियल वैल्यू। व्हाइल काउंट लेस देन 5, जब तक कि जो काउंट है वो 5 से लेस है तब तक कि हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और इसका अपडेट भी हमने इसके साथ साथ यहाँ पर लिख दिया कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब हर एक लूप के बाद हमारी जो कंडीशन है वो अपडेट हो जाए। और प्रिंट हो इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। अभी काउंट 0 है तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब हमारी जो काउंट है उसकी वैल्यू हो गई 1 और प्रिंट हुआ इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। देन दोबारा हमने चेक किया, अब काउंट की वैल्यू 1 है तो वो भी लेस देन 5 है, तो दोबारा प्रिंट हो गया इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। अब हमारे काउंट की वैल्यू हो गई है 2। दोबारा हमने चेक करा तो हमारे काउंट की वैल्यू 2 थी, अब हमारे काउंट की वैल्यू हो गई है 3, तो दोबारा हमारा प्रिंट हो गया इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। फिर हमने चेक करा 3 भी हमारा 5 से लेस है, अब हमारे काउंट की वैल्यू हो गई है 4, तो दोबारा हमारा जो इंजीनियरिंग एक्सप्रेस है वो प्रिंट हो गया है। अब हमने चेक करा 4 भी लेस है, तो दोबारा हमारा प्रिंट हो गया है। 5 टाइम्स प्रिंट होगा क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। आप एक बार रन करके देखिएगा खुद से। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। यूज केस फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन, मतलब हमें कितने बार रिपीट करना है लूप को। जब हमें पता हो तो हम फॉर लूप यूज करते हैं और जब हमें पता नहीं हो तो हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। सिंटेक्स यूजेस फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस और व्हाइल लूप का हमारा सिंटेक्स है व्हाइल कंडीशन चेकिंग। इन फॉर लूप कंडीशन इज चेक्ड बिफोर ईच आइटरेशन यूजुअली विद अ रेंज और सीक्वेंस। हर एक आइटरेशन, हर एक रिपीटिशन से पहले कंडीशन चेक होती है फॉर लूप में। इन व्हाइल लूप कंडीशन इज चेक्ड बिफोर ईच आइटरेशन बट इट डिपेंड्स ऑन अ लॉजिकल कंडीशन। जो व्हाइल लूप है उसमें कंडीशन चेक होती है हर एक लूप से पहले, लेकिन डिपेंड करता है लॉजिकल कंडीशन पे। टर्मिनेशन फॉर लूप स्टॉप्स ऑटोमेटिकली व्हेन द सीक्वेंस एंड। जो सीक्वेंस है उस पर डिपेंड करता है फॉर लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है जब लास्ट आइटम आ जाता है। इन व्हाइल लूप स्टॉप्स व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो स्टॉप होगा। एग्जाम्पल फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 5 print I। while loop while I less than 5 print I प्लस इक्वल टू 1। उसमें हम कंडीशन अपडेट भी करते रहेंगे साथ साथ ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंटिन्यू ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट्स with a suitable example. In Python, continue, break, and pass are special statements used to control the flow of loops. ये तीनों स्पेशल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम लूप के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं पाइथन में। पहले हम समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप अ लूप इमीडिएटली when a condition is met। ब्रेक स्टेटमेंट को हम जब यूज करते हैं तो जो लूप है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है जब वो पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो मेट हो जाती है, यानी कि वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो लूप है वो स्टॉप हो जाता है वहीं पे। द लूप डज नॉट कंटिन्यू फर्दर एंड एग्जिट। जो लूप है वो आगे कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होता, वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है और एग्जिट हो जाता है।
यानी कि हम उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, हम उसी पॉइंट पे लूप से बाहर आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है फॉर लूप का, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। इस रेंज में आई के लिए हम इस लूप को लगा रहे हैं। इफ आई इक्वल टू 3 ब्रेक, यानी कि जिस पॉइंट पे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी उस पॉइंट पे हमने ब्रेक का यूज करा, ब्रेक स्टेटमेंट को लगा दिया कि उस पॉइंट पे हम लूप से बाहर आ जाएंगे। प्रिंट आई, तो हमारा क्या प्रिंट होएगा, 1 देन 2 देन हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इसलिए 3, 4 और 5 हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, प्रिंट नहीं होंगे। देन सेकंड है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उससे हम क्या करते हैं, हम बस करंट रिपीटिशन जो है वो स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाते हैं। यानी कि अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें तो जब हमारा i इक्वल टू 3 है तो बस वो वाला स्किप हो जाता और 4 और 5 प्रिंट होता। इट डज नॉट स्टॉप द लूप, ओनली स्किप द करंट कंडीशन। ये जो स्टेटमेंट है वो लूप को स्टॉप नहीं करता, बस जो करंट कंडीशन है यानी कि जिस कंडीशन को हमने लगाया है बस वो वाली स्किप कर देता है और आगे बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 to 6 इफ आई इक्वल टू 3 कंटिन्यू प्रिंट आई। हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल ही लिया है, इसमें हमने कंडीशन लगाई कि जब आई इक्वल टू 3 हो तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसका मतलब है कि 1 प्रिंट होएगा देन 2, फिर आई इक्वल टू 3 हो गई उसकी वैल्यू तो 3 वाला स्किप हो जाएगा, देन 4 एंड 5 प्रिंट हो जाएंगे। देन थर्ड है हमारा पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट डज नथिंग। जो पास स्टेटमेंट है वो कुछ नहीं करता, वो बस एक प्लेस होल्डर की तरह हम उसको यूज करते हैं लूप में functions or conditions when we don't want to write code yet but need to maintain the correct syntax। हमें कोड नहीं लिखना होता जब, और सिंटेक्स को भी मेंटेन करके रखना होता है कि हाँ हमारा मतलब एरर ना आए, तो उस केस में हम पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। हमने सेम एग्जांपल लिया इसमें i इक्वल टू 3 पे हम पास स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। वो कुछ नहीं करेगा, बस एक प्लेस होल्डर की तरह हम उसका यूज कर रहे हैं, यानी कि हमें उस पॉइंट पे कुछ कोड वगैरह कुछ नहीं लिखना, बस एक प्लेस होल्डर, एक स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया है। तो ये कोई काम नहीं करता है, हमारा जो लूप है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होएगा। 1 2 3 4 5 ये हमें आउटपुट मिलेगा। The loop runs normally because pass does nothing. Now let's discuss the difference between break, continue and pass. Break statement को हम कब यूज करते हैं, जब हमें लूप को स्टॉप करना हो completely, और इसका इफेक्ट क्या होता है कि हम लूप से एग्जिट हो जाते हैं, यानी कि लूप से बाहर आ जाते हैं। कंटिन्यू का यूज केस क्या है, ये स्किप करता है करंट आइटरेशन को और इसका इफेक्ट क्या है कि हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट लूप साइकिल पे। पास का यूज केस क्या है कि एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है फॉर फ्यूचर कोड, मतलब फ्यूचर में हमें कोई कोड लिखना हो उस पॉइंट पे तो हम लिख सकते हैं पास की जगह। इसका इफेक्ट क्या होता है, इट डज नथिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पासिंग मेथड्स इन पाइथन। एक्सप्लेन द वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट विद एनी suitable example. In Python, arguments means values passed to a function can be passed in 4 different ways. हम आर्ग्यूमेंट को 4 अलग अलग वेज से पास कर सकते हैं पाइथन में। पहला होता है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इसमें हम अकॉर्डिंग टू पोजीशन पास करते हैं, मतलब करेक्ट पोजीशन में। द वैल्यूज आर पास इन ऑर्डर टू द फंक्शन। जो हमारा फंक्शन में ऑर्डर होता है वेरिएबल्स का, उसी ऑर्डर में हम आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर्स। इस वाले तरीके में हम पोजीशन को ध्यान में रख के पास करते हैं आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का। हमने उसे 2 वेरिएबल पास करे, नेम एंड एज। प्रिंट एफ हमने प्रिंट कराया हेलो, देन नेम, यू आर एज ईयर्स ओल्ड। तो नेम हमारा पहले नेम है, देन एज है। तो ये हमारा ऑर्डर है। हमने जब पास करा आर्ग्यूमेंट तो हमने इसी ऑर्डर में करा। पहले हमने नेम की वैल्यू पास करी अमित, फिर हमने एज की वैल्यू पास करी 21। तो इस करेक्ट ऑर्डर में हमने पास करे आर्ग्यूमेंट। तो ये हमारे हुए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो हमें आउटपुट मिला हेलो अमित यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। अगर हम इनकरेक्ट ऑर्डर में पास करते यानी कि ग्रीट 21 कॉमा अमित, तो हमारा रॉन्ग आउटपुट हमें मिलता। सेकेंड है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड विद नेम्स एज कीवर्ड। मतलब इसमें हम की वैल्यू पेयर में हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट को। ऑर्डर डजंट मैटर। इस वाले तरीके में हमारा ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हम उसमें की को पास करेंगे, यानी कि जिस वैल्यू को हम पास करें, जिसकी वैल्यू पास करें उसका हम की भी पास करेंगे साथ साथ।
तो हम एज अ की वैल्यू पेयर पास करेंगे। हमारा सेम प्रोग्राम हमने एज एन एग्जांपल ले रखा है, उसमें हमने पास करा ग्रीट एज इक्वल टू 21 कॉमा नेम इक्वल टू अमित। तो ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, लेकिन ये स्टिल करेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पर कीज को भी पास करा है वैल्यू के साथ। तो हमें पता है कि किसकी वैल्यू हम पास कर रहे हैं। तो हमें आउटपुट मिलेगा हेलो अमित यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। थर्ड है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? अ फंक्शन पैरामीटर कैन हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड, द डिफॉल्ट इज यूज्ड। तो इस केस में हम जब डिफाइन कर रहे हैं पैरामीटर तो उसी टाइम पे हम उसकी वैल्यू पास कर देते हैं। तो अगर हम जब पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, उस टाइम पे अगर हम कोई वैल्यू उस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए पास नहीं करते तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाती है। हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का, उसको हमने दो पैरामीटर दिए नेम एंड एज। एज की हमने वैल्यू भी पास कराई 18 एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। फिर हमने प्रिंट कराया स्ट्रिंग मेथड से हेलो नेम एक्सक्लेमेशन मार्क यू आर एज ईयर्स ओल्ड। फिर हमने पास करे आर्ग्यूमेंट कॉलिंग टाइम पे, फंक्शन कॉलिंग टाइम पे ग्रीट राहुल। हमने सिर्फ नेम के लिए पास करी वैल्यू, हमने एज के लिए कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी यूज हो जाएगी। तो आउटपुट हमें मिलेगा हेलो राहुल यू आर 18 years old। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। इट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स विल बी पास्ड। हम इस मेथड को यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कितने आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने हैं। देयर आर टू टाइप्स। हमारे पास इसमें दो टाइप होते हैं। एक होता है स्टार आर्क्स नॉन कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, और एक होता है डबल स्टार KW आर्क्स कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। एक एक करके समझते हैं इसको। पहला है नॉन कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या हो रहा है? स्टार आर्क्स अलाउ अ फंक्शन टू टेक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। जो ये वाला मेथड है ये अलाउ करता है फंक्शन को कि वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट स्टोर कर सकता है। दीज आर्ग्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ टपल। इसमें जो वैल्यूज हैं वो स्टोर होती हैं टपल में। एग्जांपल से समझते हैं। डेफ एड नंबर, हमने एक फंक्शन बनाया एड नंबर नाम से, हमने उसमें यूज करा इस मेथड का स्टार आर्क्स का। तो स्टार नंबर हमने नाम से एक पैरामीटर यूज करा है। टोटल इक्वल टू सम नंबर्स, सम ऑल वैल्यूज इन नंबर्स टपल। जितने भी वैल्यूज होंगी हम, मतलब जितने भी एग्जीक्यूशन टाइम पे जितनी भी वैल्यूज हम देंगे उन सबका सम हमें मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, और वो हमारा स्टोर होगा टोटल वेरिएबल में। प्रिंट सम कॉमा टोटल। तो हमने ऐड नंबर में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं एज अ टपल। 10 20 30 40 कितनी भी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं इसमें, पर हमें पहले नहीं पता होगा कि कितनी वैल्यूज हमें स्टोर करनी है। तो स्टार आर्क्स की हेल्प से हम कितनी भी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं और करेंगे हम एज अ टपल। तो हमें आउटपुट मिलेगा सम कॉलन 100। स्टार आर्ग इज यूजफुल when the number of argument is unknown। Next है variable length keyword argument, double star KW args। It allow passing multiple keyword argument। इसमें हम की वैल्यू पेयर में argument पास करेंगे। These arguments are stored in a dictionary। इसमें डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर होंगे argument, उसमें टपल फॉर्मेट में हो रहे थे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक स्टूडेंट इन्फो नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने इस टाइप का यूज करा डबल स्टार डिटेल फॉर की वैल्यू इन डिटेल डॉट आइटम। हमने फॉर लूप का यूज करा और की वैल्यू पेयर को हमने प्रिंट कराया स्टूडेंट इन्फो। तब हमने यहाँ पे की वैल्यू पेयर स्टोर करी नेम अमित एज 21 ब्रांच CSC। तो हमें आउटपुट मिलेगा नेम अमित एज 21 ब्रांच CSC। ये यूजफुल होगा व्हेन वी नीड फ्लेक्सिबल की वैल्यू पेयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain all the conditional statement in Python using a small code example। Conditional statements are used to handle condition in your program। जो conditional statements होते हैं Python में वो condition को handle करने के लिए use होते हैं program में। These statements guide the program while making decision based on the conditions met by the program। ये जो statements हैं वो program को guide करते हैं जब भी decision लेने का point आता है according to the conditions। Conditions are processed as true और false। जो कंडीशन है वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड एलइफ स्टेटमेंट। पहले हम डिस्कस करते हैं इफ स्टेटमेंट को। इन पाइथन इफ स्टेटमेंट चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू then code inside the body of if is executed, or if the condition is false then code inside the body of if is skip means not executed। if statement में क्या होता है, हमारी कंडीशन चेक होती है, कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो if के अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो कोड जो है वो स्किप हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। अगर ट्रू कंडीशन है तो इफ कंडीशन अगर ट्रू है
तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स है तो जो कोड आफ्टर इफ है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, और जो कोड लिखा है हमारा इफ कंडीशन के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। पहले हमारा लूप स्टार्ट हुआ, देन जो एक्सप्रेशन है टेस्ट हुआ, मींस कंडीशन चेक हुई, अगर ट्रू है तो जो स्टेटमेंट है इफ ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स है तो वो स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका हमारा एक प्रोग्राम, हमने एज एन एग्जांपल लिया है। हमने दो वेरिएबल लिए bg1 एंड bg2 इक्वल टू इनपुट हमें उसमें कराना है, मतलब यूजर से इनपुट लेना है हमें। एंटर द टू ब्लड ग्रुप्स, अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो हम प्रिंट कराएंगे द टू ब्लड ग्रुप्स मैच, और नहीं होते हैं तो ये वाला जो कोड है वो स्किप हो जाएगा। आउटपुट हमें क्या मिला, हमने दो ब्लड ग्रुप यहाँ पर एंटर करवाई यूजर से, O पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव, तो हमारा प्रिंट हो गया द टू ब्लड ग्रुप मैच। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इन पाइथन इफ स्टेटमेंट कैन हैव ऑप्शनल एल्स सेक्शन। द इफ एल्स स्टेटमेंट चेक द गिवन कंडीशन। पाइथन में इफ स्टेटमेंट के साथ एल्स भी आ सकता है, ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, द कोड इनसाइड इफ इज एग्जीक्यूटेड एंड द कोड इनसाइड एल्स इज स्किप। तो जो इफ के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और जो एल्स सेक्शन के अंदर जो कोड होगा वो स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ वाला कोड जो है वो स्किप हो जाएगा, और जो हमारा एल्स सेक्शन में जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ कंडीशन हैश कोड एल्स हैश कोड द कोड आफ्टर इफ। तो अगर ट्रू है तो इफ कंडीशन के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, देन कोड आफ्टर इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला स्किप हो जाएगा। और अगर फॉल्स है तो इफ के बाद वाला कोड जो है वो स्किप हो जाएगा, और एल्स के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, देन कोड आफ्टर इफ एग्जीक्यूट होगा। इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पहले एक्सप्रेशन टेस्ट होगा, मतलब कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ, अगर फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स, देन स्टेटमेंट्स जस्ट बिलो इफ। एक प्रोग्राम देख लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। सेम प्रोग्राम है, इसमें हमने एल्स सेक्शन और ऐड कर दिया है, बस कि अगर दोनों ब्लड ग्रुप्स मैच नहीं होते हैं तो एल्स वाला कोड चल जाएगा, दैट इट्स अ मिसमैच। हमने दो बार इसको रन कराया, एक बार ट्रू कंडीशन के लिए, एक बार फॉल्स कंडीशन के लिए। हमने दोनों में आउटपुट देखा। हमने पहले वाले में ट्रू कंडीशन में हमने जो यूजर है वो उसने सेम ब्लड ग्रुप्स को एंटर कराया, O पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव, तो हमें मिला द टू ब्लड ग्रुप मैच, मतलब इफ वाला कोड चला। और फॉल्स वाले में यूजर ने अलग अलग ब्लड ग्रुप एंटर कराए, O पॉजिटिव एंड A पॉजिटिव, तो हमें एज अ आउटपुट मिला इट इज ए मिसमैच। नोट द कंडीशन ऑफ द इफ स्टेटमेंट एंड्स विद द कॉलन। जो इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है उसको हम एंड करेंगे कॉलन के साथ, एल्स में भी कॉलन लगेगा। देयर कुड बी वन और मोर लाइन्स इन द इफ ब्लॉक एंड द एल्स ब्लॉक। द इफ and the else blocks should be indented one tab space compared to the indentation of if else। जो if के अंदर का जो कोड है वो एक टैब स्पेस और आगे की तरफ होगा, मतलब पीछे की तरफ, जहां से if स्टार्ट है उससे थोड़ा सा और बाद में स्टार्ट होगा, वन टैब स्पेस छोड़कर वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट लाइन से। ऐसे ही else वाला कोड। नाउ द नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट चेक inside if is there other if statement is present. This means that inner if condition will be checked only if outer if condition is true, and as we can see multiple conditions to be satisfied. So this statement is called a nested if statement. Nested if में क्या होता है, एक if के अंदर दूसरा if condition होती है। ऐसे ही मल्टीपल कंडीशंस हम ऐड कर सकते हैं, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ एंड इफ के अंदर इफ। हमारे जो इनर इफ है वो तभी चेक होंगे जब हमारा जो सबसे आउटर इफ है वो ट्रू हो। हम एक आउटर के अंदर बहुत सारे इनर कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक आउटर के अंदर देन इनर, देन वो भी एज अ आउटर वर्क करेगा, देन उसके अंदर एक इनर, देन उसके अंदर एक इनर। बोथ वेज वी कैन वर्क। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इफ कंडीशन 1 एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन 1 इज ट्रू, इफ कंडीशन 2 एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू। तो पहली कंडीशन जब ट्रू होगी तब उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, और तभी हम चेक करेंगे सेकंड इफ कंडीशन को। इसका हम फ्लो चार्ट समझ लेते हैं एक बार। हमने स्टार्ट करा, इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट करा, कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स विल एग्जीक्यूट, देन स्टेटमेंट बिलो इफ, देन एंड। अगर ट्रू है तो नेस्टेड कंडीशन हमारी चेक होगी, वो ट्रू है तो बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ, फॉल्स है तो बॉडी ऑफ नेस्टेड एल्स। हम इफ के अंदर इफ एंड एल्स दोनों को ऐड कर सकते हैं, सिर्फ इफ को भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट इज एलएफ स्टेटमेंट। उससे पहले हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं इसको एज एन एग्जांपल समझने के लिए। नेस्टेड इफ का हमने एक एन वेरिएबल लिया, उसका हमने इनिशियल वैल्यू रखी -10। हमने इफ स्टेटमेंट एक इफ कंडीशन लगाई कि एन इज नॉट इक्वल टू 0। इफ एन इज ग्रेटर देन 0, इफ के अंदर एक और इफ है,
उसकी क्या कंडीशन है कि अगर वो जो n है वो पॉजिटिव है तो प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है तो प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव। तो हमने पहले ही उसकी वैल्यू दे दी कि n इक्वल टू -10, तो वो हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब कंडीशन ट्रू, यानी कि हम अब इनर इफ चेक कर सकते हैं। वो हमारा 0 से बड़ा नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक होगी, वो हमारा नेगेटिव है तो आउटपुट हमें मिला नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एलिफ स्टेटमेंट। The elif statement is shortcut of if-else chain. Elif is used to check multiple condition. It's like saying if the first condition is not true, then check the next one and so on. If none of the condition are true, then you can optionally use else at the end. elif के साथ हम बहुत सारी conditions check कर सकते हैं। ये इस तरीके से है कि अगर हमारी पहली condition true नहीं है तो हम next देखेंगे, वो ट्रू नहीं है तो हम नेक्स्ट देखेंगे, और अगर कोई सी भी ट्रू नहीं है तो हम एक ऑप्शनल एल्स सेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट 2, एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट 3, इसी तरीके से एल्स स्टेटमेंट। मतलब अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो एलिफ चेक होगा, अगर एलिफ ट्रू नहीं है तो एलिफ नेक्स्ट एलिफ चेक होगा। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। देन अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो लास्ट में एल्स कंडीशन जो है वो रन हो जाएगी। इसका हम फ्लो चार्ट समझते हैं। हमारा लूप स्टार्ट हुआ, मतलब हमारे जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ। पहला एक्सप्रेशन हमने टेस्ट करा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन होगा, फॉल्स है तो हमने सेकेंड एक्सप्रेशन टेस्ट करा, वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 रन होगा, फॉल्स है तो टेस्ट करा हमने एक्सप्रेशन 3, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 रन होगा, वो फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स रन होगा, एंड देन स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ एल्स इफ। एक प्रोग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए, a इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 19। हमने इफ कंडीशन रखी कि a इज ग्रेटर देन y, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो x इज ग्रेटर देन y। एलिफ कंडीशन हमने रखी कि a इज लेस देन c, ऐसा है तो प्रिंट करो x इज लेस देन y। एल्स कंडीशन हमने रखी कि अगर मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स सेक्शन चल जाए, तो उसमें प्रिंट हो जाए इफ एंड एलिफ नेवर रन, तो हमें आउटपुट मिला x इज लेस देन y। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a program for how to check if a given number is Fibonacci number, यानी कि हमें Fibonacci नंबर के लिए एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है। Fibonacci number is a number that appears in the Fibonacci sequence। जो फिबोनाकी नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जो कि फिबोनाकी सीक्वेंस में हमें अपेयर होता है। फिबोनाकी सीक्वेंस क्या है? जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो सम है वो हमारा थर्ड नंबर होगा। यहाँ पर सबसे पहले 0 है, ठीक है, 0 से पहले तो कोई नहीं है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर 1 है, ये 2 नंबर से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमारा सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ेगा? 0 + 1 1, देन 1 + 1 2, मतलब पहले 2 नंबर्स का सम होगा वो नंबर। जैसे 3 है वो हमारे पहले 2 नंबर का सम होगा, जैसे 1 + 2 3। ओके, अब हम प्रोग्राम देखते हैं अपना चेक करने के लिए जो हमने बनाया है कि हमारा जो नंबर है वो फिबोनाकी नंबर है या नहीं। अब हमारे पास एक ट्रिक है ये चीज चेक करने के लिए। अगर हमारा जो नंबर है वो फिबोनाकी नंबर है या नहीं, अगर 5 × नंबर का स्क्वायर + 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर 5 × नंबर का स्क्वायर -4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो फिबोनाकी नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर हुज स्क्वायर रूट इज अ होल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जिसका जो स्क्वायर रूट है वो एक होल नंबर होता है। जैसे 25 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि जो उसका स्क्वायर रूट है वो 5 वो एक होल नंबर है। अब देखते हैं अपना प्रोग्राम इम्पोर्ट मैथ। हम यहाँ पर मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहे हैं क्योंकि हमें उसके स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज करना है अपने प्रोग्राम में। हमने एक फंक्शन बनाया डेफ इज परफेक्ट स्क्वायर एक्स, हमने उसको पैरामीटर दिया। हमने ये फंक्शन बनाया चेक करने के लिए कि जो हमारा नंबर है यहाँ पर हम एक्स अपना नंबर दे रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये चेक करने के लिए। नाउ s = int math.square_x। अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन की हेल्प से अपने नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। देन उसको हम स्टोर करा रहे हैं s वेरिएबल में। इट रिटर्न्स s × s = x। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि इफ स्क्वायरिंग द इंटीजर गिव्स द ओरिजिनल नंबर और नॉट। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया था उसके स्क्वायर रूट को, तो अब इंटीजर नंबर अगर हम
उस सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो हमें वही नंबर दे रहा है जो हमारा x है या नहीं। अब हमने एक और फंक्शन बनाया चेक करने के लिए कि जो हमारा फिबोनाची नंबर है या नहीं, जो n है वो हमारा फिबोनाची नंबर है या नहीं। यहाँ पर हम अपना नंबर दे रहे हैं एस n। डेफ इज फिबोनाची n, ये हमें रिटर्न करेगा इस परफेक्ट स्क्वायर f इंटू n प्लस 4 और इस परफेक्ट स्क्वायर f इंटू n माइनस 4। जो इस परफेक्ट स्क्वायर x है वो चेक कर रहा है कि x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमने x की प्लेस पे यहाँ पर अपनी ट्रिक का यूज करा जो कि हमें बताएगी कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इस फिबोनाची n जो है, ये जो फंक्शन है वो चेक कर रहा है कि n जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है फिबोनाची कंडीशन या नहीं। नाउ टेस्टिंग द फंक्शन, हमने फॉर लूप लगाया चेक करने के लिए नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो हमने इसको रेंज दिया 1 से 6। जो लास्ट नंबर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है तो 1 से 5 ही चलेगा। अब हर एक नंबर को हम चेक करेंगे इफ इज फिबोनाची आई और नॉट, मतलब वो जो नंबर है वो फिबोनाची नंबर है या नहीं। तो हमने इस फिबोनाची फंक्शन का यूज करा, उसको हमने नंबर चेक करा उससे की हेल्प से। पहले 1 है आई की वैल्यू, देन 2 है, देन 3 है, देन 4, देन 5। तो ये जो लूप है वो हर एक नंबर को चेक करेगा 1 से 5 तक कि वो फिबोनाची है या नहीं। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 इज अ फिबोनाची नंबर, 2 is a Fibonacci number, 3 is a Fibonacci number, 4 is not a Fibonacci number and 5 is a Fibonacci number। ओके, आप एक बार रन करके देखिएगा। अब यहाँ पर आपको बेसिक डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर रेंज कैसे चेक करी जब हमें n पता ही नहीं था। तो ये जस्ट हमने एग्जाम्पल शो करने के लिए चेक करा कि हम कैसे फिबोनाची नंबर्स को चेक करेंगे और क्या हमें सही आउटपुट मिलेगा या नहीं। तो जब हमें n पता होगा तो हम इस तरीके से ही चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलप अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रिवर्स ऑफ एनी एंटर्ड नंबर। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो खुद ही कैलकुलेट कर ले रिवर्स किसी भी नंबर का, जो भी यूजर नंबर एंटर करे वो उसका रिवर्स फाइंड आउट करके दे दे। सो देखते हैं कैसे करेंगे हम ये प्रोग्राम। सबसे पहले हमें यूजर से एंटर कराना है नंबर। तो हमने एक नंबर वेरिएबल लिया, उसमें हमने एक नंबर एंटर कराया यूजर से इनपुट फंक्शन की हेल्प से। अब हमें ये पता है कि जो भी हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो एज अ स्ट्रिंग मिलता है, तो उसको कन्वर्ट करा हमने इंटीजर में इंट फंक्शन की हेल्प से। देन हमने यहाँ पर एक रेव्स नंबर करके एक हमने वेरिएबल लिया जिसमें हम अपना रिवर्स नंबर को स्टोर करेंगे। उसको हमने इनिशियल वैल्यू दी 0। देन रिवर्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर एक लूप की हेल्प ली, वाइल लूप। हमने लूप लगाया, हमने यहाँ पर कंडीशन रखी जो हमारा नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। देन अपनी लास्ट डिजिट को कैलकुलेट करने के लिए, लास्ट डिजिट को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर रिमाइंडर वेरिएबल की हेल्प ली, रिमाइंडर वेरिएबल का यूज करा। जब भी हम किसी भी नंबर का मॉड्यूलस करेंगे 10 से तो हमें लास्ट डिजिट मिलेगी एज अ रिमाइंडर। ये लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया। देन अपने रेव्स नंबर वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करा, पहले हमने रेव्स का मल्टीप्लाई करा, रेव नंबर को हमने मतलब इस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करा 10 से, देन प्लस करा उसमें रिमाइंडर। हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब आप खुद ही देखिए, अगर हमारा कोई भी न्यू नंबर आता है तो वो जो पहला वाला नंबर है वो लेफ्ट शिफ्ट होता है और न्यू नंबर उसकी प्लेस लेता है। जैसे 1 है तो पहले 1 होगा, ठीक है। अभी 2 आया उसके पास तो 2 उसके राइट साइड पे जाएगा और जो 1 है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 2 उसकी प्लेस पे आ रहा है। अब 3 आया तो 2 और 1 दोनों लेफ्ट शिफ्ट होंगे और 3 उनकी प्लेस पे आएगा। इस तरीके से नंबर्स लगते हैं। तो हमने अपने नंबर को लेफ्ट शिफ्ट कराया। देन हमने नंबर वेरिएबल को उसका फ्लोट डिवीजन करा 10 से। इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट को रिमूव करना है अपने नंबर से, तो हम 10 से का मॉड्यूलस कर रहे हैं। अब हम समझते हैं इसको, एक बार लॉजिक इसका एक बार और रिवाइज करते हैं। हम 10 से मॉड्यूलस कर रहे हैं नंबर का क्योंकि हमें लास्ट डिजिट चाहिए। उसके बाद हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम अपने नंबर को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। उसके बाद हमें लास्ट डिजिट उसमें ऐड करी हमने, देन हमें अपने नंबर से लास्ट डिजिट को रिमूव करना है। तो ये लॉजिक चल रहा है। अभी देखते हैं आगे। इस वाले एग्जांपल से हम समझते हैं, हमारे पास नंबर है, यूजर ने हमें दिया 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर रेव नंबर लिया, रेव हमारा है इनिशियल वैल्यू है 0। अब रिमाइंडर क्या आएगा, हमने जब इसमें इसका मॉड्यूलस करा 10 तो हमारा रिमाइंडर आएगा लास्ट डिजिट मतलब 5 हमारा रिमाइंडर आया। अभी रेव नंबर 0 है तो उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की तो 0 ही आएगा प्लस रिमाइंडर मतलब प्लस 5। तो यहाँ पर हमारा रेव नंबर आया 5। अब नंबर को हमने फ्लोट डिवाइड करवाया 10 से तो हमारा लास्ट डिजिट जो है वो रिमूव हो गई नंबर से। तो अब नंबर क्या बचा 1 2 3 4।
अब दोबारा हम यही सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे, तो हमारा जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा और हमें मिलेगा 5 4 3 2 1। देन हमें डिस्प्ले करना है अपना रिजल्ट, तो हमने प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से द रिवर्स नंबर इज, और यहाँ पर रेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी आप वैल्यू डालोगे उसका आपको रिवर्स नंबर मिल जाएगा इस प्रोग्राम की हेल्प से। आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप खुद से भी एक बार ये प्रोग्राम रन करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक एन इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें एक प्रोग्राम लिखना है ये चेक करने के लिए कि हमने जो नंबर दिया है वो हमारा प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि ग्रेटर देन 1 है और जो सिर्फ 1 से या खुद से ही डिविजिबल हो, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया इज प्राइम। हमने उसे पैरामीटर दिया n मतलब हमारा नंबर। हमने पहली कंडीशन लगाई कि जो n है वो 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो हमारे पास रिटर्न हो जाए फॉल्स, मतलब नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 आर नॉट प्राइम नंबर। फॉर i इन रेंज 2 to n, अब हमने चेक करना है कि जो n है वो 2 से या किसी भी नंबर से, मतलब 2 से लेके n-1 तक किसी भी नंबर से डिविजिबल तो नहीं है। अगर वो किसी नंबर से डिविजिबल है, मतलब ये कंडीशन हो जाती है कि n मॉडुलस i इक्वल टू 0, वो कंप्लीटली किसी नंबर से डिविजिबल है 2 से लेके n-1 तक, तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अदरवाइज हमारे पास रिटर्न होगा ट्रू, मतलब इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर 2 से लेके n-1 तक वो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है। अब हमें यूजर से एक इनपुट लेना है, तो हमने एक नम वेरिएबल में इनपुट लिया, एक नंबर इनपुट कराया इनपुट फंक्शन की हेल्प से। अब हमें पता ही है कि जो भी हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से इनपुट कराते हैं, मतलब आउटपुट आता है जो भी, वो एज अ स्ट्रिंग आता है, तो उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट फंक्शन का यूज करा। अब हम चेक कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट को। इफ इज प्राइम नम, अगर हमारा जो इज प्राइम है, मतलब इज प्राइम हमारा फंक्शन है, उसको हमने पैरामीटर पास कराया नम, तो वो जो नंबर है वो अगर प्राइम नंबर है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा प्राइम नंबर, मतलब इट इज अ प्राइम नंबर। एंड अगर वो नहीं है तो एल्स वाला कोड हमारा रन हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा वो पर्टिकुलर नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। जैसे हम यहाँ पर आउटपुट में देख लेते हैं, हमारा एंटर अप इनपुट नंबर, तो हमने एंटर कराया 17, तो हमारा प्रिंट हो गया 17 इज अ प्राइम नंबर। आप एक बार इसको रन करके देखिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। जब तक आप खुद से प्रोग्राम रन नहीं करेंगे आपको वो लॉजिक, वो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो चीज आपको क्लियर नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टाइम फ्रॉम 12 आवर टू 24 आवर फॉर्मेट। अब 12 आवर फॉर्मेट और 24 आवर फॉर्मेट कौन सा है ये तो आपको पता ही होगा। 12 आवर फॉर्मेट में AM PM इस तरीके से हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 AM हो या 12 PM हो उसके बाद हमारा 1 AM 1 PM इस तरीके से हमारा टाइम कन्वर्ट होता है। और 24 आवर फॉर्मेट में हमारा AM PM नहीं होता, और आफ्टर 24 इट्स 1, देन आफ्टर 12 इट्स 13 14 15, इट इज लाइक दैट। अब हमने एक फंक्शन बनाया कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर फॉर्मेट में टाइम को, और उसको हमने पास करा str1। str1 हम स्ट्रिंग 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूरे टाइम को एक स्ट्रिंग मान के चल रहे हैं। जैसे r होता है 00 देन कॉलन देन 00 देन कॉलन देन 00 AM PM, ये पूरी हमारी एक स्ट्रिंग है 9 इंडेक्स की 0 to 9। नाउ वी आर चेकिंग इफ लास्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ टाइम इज AM एंड फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आर 12। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो लास्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो हमारे AM है और जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो 12 है। कैसे चेक करना है? लेट्स सी। इफ str1 -2, तो हमने डिफाइन नहीं किया लास्ट वाला, यहाँ पर हम इंडेक्सिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हम स्लाइसिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि लास्ट इंडेक्स कौन सा होता है, अगर हम रिवर्स में बात करें तो वो हो जाता है हमारा -1, तो सेकेंड लास्ट कौन सा होगा? -2। अगर हम लास्ट वाला डिजिट डिफाइन नहीं कर रहे, लास्ट वाला इंडेक्स डिफाइन नहीं कर रहे कि कहाँ तक का हमें पार्ट चाहिए स्लाइसिंग में, तो जो लास्ट वाला है वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर -1 और -2 की बात हो रही है, तो -2 से स्टार्टिंग एंड -1 ऑल्सो इंक्लूडेड। तो लास्ट 2 हमारे होंगे AM, अगर ये कंडीशन हो जाती है, एंड हमारे फर्स्ट 2 यानी कि 0 एंड 1, क्योंकि लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं होता है, तो हमने इस STR हमने पार्ट लिया स्लाइसिंग में
हमने डिफाइन नहीं किया कहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन स्टॉप वाला पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया कि 2 पे स्टॉप करना है, यानी कि 1 तक ही चलेगा। तो 0 एंड 1, तो हमारे जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो 12 हैं। इस तरीके से हमने कंडीशन चेक करी, इफ वाला स्टेटमेंट हमने लगाया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास आएगा रिटर्न, हमारे पास क्या होगा 0 0 प्लस str1 2 to -2, इतना स्लाइसिंग पार्ट। इसका क्या मतलब है, हमारा जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 0 0 में, क्योंकि जो 12 AM है वो हमारा एक्चुअल 24 आवर फॉर्मेट में 0 0 हो जाता है, और उसके बाद जितने भी मिनट हैं, जितनी भी सेकंड है, वो एज इट इज आ जाएंगी और PM AM वाला पार्ट कट हो जाएगा। अब ये तो था स्पेशल मिडनाइट केस जिसमें हमारा 12 AM होता है ना। उसमें अगर 24 आवर फॉर्मेट में देखें तो वो 12 से कन्वर्ट हो जाता है 0 0 में। तो इसमें हमें AM को हटा के 12 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 0 0 में। नेक्स्ट आता है हमारे नॉर्मल AM केसेस, मतलब 12 AM नहीं है लेकिन AM है, जैसे 1 AM है या 2 AM है या 8 AM है, इस तरीके से। तो उसमें से हमें AM को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर str1 को हम लेंगे, उसके हम चेक करेंगे कि लास्ट 2 एलिमेंट AM है या नहीं। अब str1 जो है वो हमारा 12 आवर फॉर्मेट में है टाइम, तो अगर AM है तो हमको AM को रिमूव करना है, तो हमें सेम स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी बट विदाउट AM। तो रिटर्न str1, स्टार्टिंग हम नहीं बता रहे लेकिन हम स्टॉपेज बता रहे हैं -2, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि -3 तक जो पूरी स्ट्रिंग है वो हमें रिटर्न हो जाएगी एज इट इज। नेक्स्ट हमारा स्पेशल केस होता है नून का, जिसमें हमें 12 PM को हमें कन्वर्ट करना है, बस 12 तो एज इट इज रहेगा लेकिन PM हमें हटाना है। तो हम पहले चेक कर रहे हैं कि हमारा जो लास्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो PM है एंड फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं 12 है, तो हमें सेम स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी बट विदाउट PM। तो स्टार्टिंग हम नहीं बता रहे, -2 हमने एंड पॉइंट रख दिया, तो मतलब PM इंक्लूड नहीं होगा, बाकी पूरी स्ट्रिंग एज इट इज हमें रिटर्न हो जाएगी। अब कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट हमारे कन्वर्ट करना है PM को टू 24 आवर टाइम में, मतलब 12 PM नहीं है, 1 PM है या 2 PM है या 3 PM है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्ट्रिंग को लेंगे, हमने मतलब फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हमने रिटर्न कराया, स्ट्रिंग 1 में हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया लेकिन एंड पॉइंट हमने 2 बताया, तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा क्योंकि हमें ऐड करना है 12। 24 आवर फॉर्मेट में यही होता है कि हमारे जो 1 PM 2 PM है इसमें हमें 12 को ऐड करना होता है। 12 को ऐड करने के बाद हमने वापस उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और ऐड करा अपनी रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग 2 से लेके 8 तक, मतलब एक्चुअली 2 से लेके 7 तक लास्ट 2 एलिमेंट्स ऐड नहीं होंगे, PM हमारा रिमूव हो जाएगा। तो सपोज हमारा टाइम था 08:05:45 PM, तो हमें कन्वर्ट हो जाएगा वो हमारा 20:05:45 में और PM हट जाएगा। और अब हमें रिजल्ट को प्रिंट कराना है, तो हमने अपने कन्वर्ट 24 फंक्शन का यूज करा और अपना जो भी हमें टाइम देना है तो वो हमने एज अ स्ट्रिंग दे दी, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आप ये प्रोग्राम भी रन करके देखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा। आप एक बार अलग से कोई टाइम दे के देखिएगा कि सही आ रहा है आउटपुट या नहीं आ रहा। आप खुद से रन करोगे तो आपको इसका लॉजिक भी समझ आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एंड एक्सप्लेन एन एल्गोरिथम थ्रू पाइथन कोड टू जनरेट प्राइम नंबर्स। हमें एल्गोरिथम लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है विद पाइथन कोड टू जनरेट प्राइम नंबर, जिसके थ्रू हम प्राइम नंबर को जनरेट कर सकें। अब प्राइम नंबर तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से बड़े हों और जिनके फैक्टर्स सिर्फ 1 और वो खुद हों। एल्गोरिथम तो बहुत इजी होती है, तो हम डायरेक्ट पाइथन कोड समझते हैं, जो हमारा कोड का लॉजिक होगा वही एल्गोरिथम में आपने लिखना है। सबसे पहले हम लोअर वैल्यू लेते हैं, जैसे हमें ऐसे वैल्यूज दी हुई होती हैं कि आपको 1 से लेके 99 के बीच में बताना है कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो ऐसे आपको रेंज दी हुई होती है नॉर्मली, तो पहले आपको लोअर वैल्यू लेनी है अपनी रेंज की, तो आपको यूजर से इनपुट करानी है। तो इनपुट से आपको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इंट फंक्शन का यूज करा। उसके बाद आपने अपर वैल्यू ली, मतलब अपर वैल्यू ऑफ द रेंज। देन आपने एक लाइन प्रिंट कराई कि द प्राइम नंबर्स इन द रेंज आर। अब प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमने फॉर लूप का यूज करा, फॉर नंबर इन रेंज। हमने रेंज ली लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू +1, क्योंकि रेंज में लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है, तो हमें अपर वैल्यू तक जाना है, तो हमने लिया लोअर वैल्यू कॉमा अपर वैल्यू +1 इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1। अब ये तो हमारे कंडीशन है ही कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो 1 से बड़े होंगे ही, तो हमने यही कंडीशन लगाई। उसमें हमने फॉर लूप का दोबारा यूज करा, ये चेक करने के लिए कि कहीं 2 से लेके उस नंबर तक, मतलब n-1 तक, उस नंबर से एक कम, है ना, इतनी रेंज में वो किसी नंबर से डिविजिबल तो नहीं है।
अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वहीं पर ब्रेक हो जाए, मतलब वहीं पर हम लूप से बाहर आ जाएं, प्रोग्राम से बाहर आ जाएं। और एल्स हमने प्रिंट कराया वो नंबर प्रिंट ओनली इफ प्राइम, कि ये प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, हमने इनपुट कराया एंटर द लोवेस्ट रेंज, हमने ली 10, अपर रेंज हमने लिया 20, तो वो 10 से लेके 21 तक हमने रेंज ली, उसमें सारे प्राइम नंबर्स हमने प्रिंट कराए। तो प्रिंट हमारे कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हमें एज एन आउटपुट मिल जाएंगे। बाकी आप एक बार पढ़कर देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग ए नेस्टेड फॉर लूप। हमें नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। इसके लिए हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है। अब इस एक क्वेश्चन से हम 3 अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इसमें अपर पार्ट भी आ सकता है, सिर्फ कि हमें सिर्फ अपर पार्ट प्रिंट कराना है, या लोअर पार्ट प्रिंट कराना है, या ये पूरा प्रिंट कराना है। ऐसे स्टार पैटर्न क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, तो आप 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिएगा क्वांटम से। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका लॉजिक। अगर आपको लॉजिक क्लियर होगा तो आप इस जैसे कुछ और क्वेश्चंस भी खुद से कर पाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक n वेरिएबल लिया, उसको हमने वो वैल्यू दी जो कि हमारे वाइडेस्ट रो में हमारे नंबर ऑफ स्टार्स हैं, उतना हम n की वैल्यू लेके चलेंगे। जैसे इसमें सबसे बड़ी रो हमारी ये मिडल रो है, उसमें हमारे 5 स्टार्स हैं, इससे बड़ी और कोई रो नहीं है, राइट। तो हमने n इक्वल टू 5 लिया। अब हम अपर पार्ट ऑफ द पैटर्न को प्रिंट कराएंगे। पहले अपर पार्ट का हम कोड देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, मतलब जो हमारे हाईएस्ट मतलब वाइडेस्ट रो है उसके साइज का +1, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 से लेके 6 तक की हमने रेंज ली, और हर एक नंबर के लिए हम प्रिंट करा रहे हैं स्टार को इनटू आई। अब जैसे आई की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट होगी तो हमारा 1 स्टार प्रिंट हुआ। देन आई की वैल्यू 2 है तो हमारे 2 स्टार प्रिंट हुए। देन 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हुए। देन 4 है तो 4 स्टार प्रिंट हुए। देन 5 है तो 5 स्टार प्रिंट हुए, और रेंज की लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। इस तरीके से हमारा अपर पार्ट प्रिंट हुआ। अब लोअर पार्ट ऑफ द पैटर्न के लिए कोड देखते हैं। तो इसमें हमने लिया है फॉर लूप फॉर आई इन रेंज n-1, 0, -1। अब इसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं रेंज का। यहाँ पर हम ले रहे हैं कि रेंज स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप फंक्शन, इस तरीके से हम रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज जनरेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बेस्ड ऑन द गिवन पैरामीटर। हमने स्टार्ट को लिया n-1, स्टार्टिंग पॉइंट हमारी n-1 है, यानी कि इस केस में हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 से। स्टॉप हमने लिया 0, इट इज स्टॉपिंग बिफोर 0 बिफोर रीचिंग 0। तो ये डिक्रीजिंग मैनर में हम इस लूप को चला रहे हैं। 4, 3, 2, 1, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। स्टेप का मतलब है कि हर एक लूप में हमारा कितना डिक्रीज होगा। जैसे 4 है, अब नेक्स्ट लूप आएगा तो -1 होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। देन नेक्स्ट लूप में 2 हो जाएगा, देन नेक्स्ट लूप में 1 हो जाएगा। तो हर एक स्टेप में हमें कितना डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज बाय 1 इन ईच स्टेप, इसलिए हमने यहाँ पर लिया -1। अब हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 हमने एंड पॉइंट लिया है, लेकिन एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता तो 1 पे ही स्टॉप हो जाएगा, और -1 हर एक लूप में मतलब डिफरेंस इतना डिक्रीज होगा। तो पहले 4 है तो 4 स्टार्स हमारे प्रिंट हुए, उसके बाद फिर से -1 हो जाएगा, मतलब 3, तो 3 स्टार्स प्रिंट हुए, फिर 2 तो 2 स्टार्स प्रिंट हुए, देन 1 स्टार प्रिंट हुआ। 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो यहीं पे हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ द इनपुट ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। हमें चेक करना है कि जो भी इनपुट ईयर हमने दिया है, मतलब इनपुट कराया है, वो लीप ईयर है या नहीं। इसके लिए हमें पाइथन प्रोग्राम लिखना है। तो हमने एक ईयर वेरिएबल लिया, हमने यूजर से इनपुट कराया ईयर। अब इनपुट फंक्शन की हेल्प से उसको कन्वर्ट करा इंट में, इंटीजर में। अब एक कंडीशन होती है दैट अ ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 एंड आइदर नॉट डिविजिबल बाय 100 और डिविजिबल बाय 400। इस कंडीशन को हमें चेक करना है, उससे हमें पता चलेगा कि जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है दैट मीन्स दैट ईयर इज अ लीप ईयर, अदरवाइज दैट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये कंडीशन क्या है कि हमारे जो ईयर है, इफ स्टेटमेंट का हमने यूज करा। इफ ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0, मतलब वो पर्टिकुलर ईयर
4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। एंड केस में क्या होता है कि दोनों हमारे ट्रू होंगे तभी वो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। तो सेकंड कंडीशन क्या है? अब सेकंड कंडीशन हमारे दो कंडीशन है, ईयर मॉड्यूलस 100 नॉट इक्वल टू 0 और ईयर मॉड्यूलस 400 इक्वल टू 0। अब और में क्या होता है कि कोई सा भी एक ट्रू हो तब भी ट्रू हो जाएगी कंडीशन, दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू हो जाएगी। तो या तो वो जो ईयर है वो 100 से डिविजिबल नहीं है एंड 400 से डिविजिबल है, या तो ये चीज हो, या फिर वो ना तो 400 से डिविजिबल है और ना ही 100 से डिविजिबल है। उस केस में ये कंडीशन कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगी। थर्ड केस क्या बन सकता है कि वो 100 से डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है ना। तो उस केस में भी कंडीशन ओवरऑल हमारी ट्रू हो जाएगी और वो जो ईयर है वो लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर के लिए आप बस ये कंडीशन याद कर लें दैट कि वो 400 से डिविजिबल हो या फिर 100 से डिविजिबल ना हो एंड 4 से डिविजिबल हो ही। तो ये कंप्लीट एक कंडीशन है जो आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। देन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने यहाँ पर 2000 एज एन इनपुट ईयर दिया तो हमें आउटपुट मिला दैट इट इज अ लीप ईयर। अगर हम 1900 एज एन इनपुट ईयर देते हैं तो हमें मिलता है 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। अब इसके बाद हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ये बहुत ही इजी हैं, आप खुद से एक बार पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएंगे। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा ट्रिकी पार्ट नहीं है जो कि आपको समझ ना आए। बाकी अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो हमारा ये 1 शॉट लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बेसिक वो जो लॉजिक है कोड्स में वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप खुद से भी वो कोड को रन करके देखिएगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ आए हो। आपको इस लेक्चर के नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।